बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। काली रात को भेड़िए की आवाज मजीद खौफनाक बना रही थी। चरिंद परिंद भेड़िए की आवाज से सहम से गए थे। हता कि चांद भी बादलों में जा छुपा था। हरे बड़े दरख्त नींद में जैसे सर झुकाए अफसुर्दा थे। अमावस की रात में वो द्यो हेकलगर और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। उसके बासी नींद की वादियों में गुम थे, इस बात से कतई नजर कि सबसे ऊपर फ्लोर के टेरेस पर इसी घर की एक नाजुक सी मकीन रात की इस पुरअसरार मंजर में डूबी हुई थी। रात आधे से ज्यादा बीत चुकी थी और वो दोनों हाथ रेलिंग पर टकाए जाने कहां खोई हुई थी। सर्द हवा उसके शानों तक आते बालों को दाएं से बाएं लहरा रही थी। उसे वक्त गुजरने का जैसे एहसास न था और फिर वो अपने बिस्तर पर लेट गई तो नींद की देवी ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। प्रतिभा बिटिया, उठ भी जाओ और कितना सोना है, नाश्ता तैयार है। शंकर काका कब से दरवाजा नॉक किए जा रहे थे, लेकिन अंदर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। शंकर काका मायूस होकर लौटने लगे तो कुंडी सिड़कने की आवाज आई। नीली पिंक कलर की खूबसूरत बारीक टाइटी में वो और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। शानों पर मौजूद बाल आपस में उलझे हुए थे। सब्ज आंखों में छाई नींद पूरी न होने की चुगली खा रही थी। चेहरे पर भी थकन के आसार थे। पांव जूतों से मुकम्मल तौर पर आजाद थे। तुम रात भर नहीं सोई बिटिया, शंकर काका फिक्रमंद लहजे में बोले। अब कौन सो सकता है काका, वो लापरवाही से कहती हुई कमरे से बाहर निकल आई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। ऐसा मत करो बिटिया, अशोक साहिब की आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। शंकर काका कप में चाय उंडेलने लगे, फिर अचानक ही चौंक गए। स्लाइस कहाँ गए? अभी तो प्लेट ला के रखी थी यहीं। खुद कलामी करते हुए वो दोबारा किचन में चले गए। प्रतिभा अपने दोनों हाथों में सर थामे बैठी थी कि अचानक उसे अपने बालों पर किसी के लम्स का एहसास हुआ। चौंक कर सर उठाया तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। लाइट फ्राइड स्लाइस की प्लेट हाथों में थामे जब शंकर काका लौटे तो प्रतिभा को ना पाकर सख्त हैरान हुए। हैरत का शदीद झटका तो उन्हें तब लगा जब डाइनिंग टेबल पर एक की बजाय 2 कप में चाय पड़ी थी। जैसे अमूमन लोग चाय पीकर बाकी थोड़ी सी चाय कप में रहने देते हैं, ऐसे लगता था कि जैसे 2 लोग यहाँ से चाय पीने के बाद उठकर गए हों। दूसरा कप आया कहाँ से? शंकर काका के माथे पर सलवट उभर आई, मगर अचानक ही टेबल के सेंटर पर नजर पड़ते ही जैसे सारे का सारा मामला हल हो गया हो। टेबल के सेंटर में इंतहाई कीमती टी सेट हर वक्त पड़ा रहता था। प्रतिभा बिटिया को चाय गर्म लगी होगी, इसलिए उसने दोनों कप में चाय डालकर ठंडी की होगी। शंकर काका मुस्कुराते हुए खिड़की के पर्दे हटाने लगे। भारी पर्दे हटते ही सूरज की रोशनी छन छन करके अंदर आने लगी। इतने में डोरबेल हुई और शंकर काका दरवाजा खोलने चले गए। वो टेबल पर दोनों कप जूं के तू मौजूद थे। बढ़ती उम्र भी नजर को कमजोर करके रख देती है। 70 साल के शंकर काका इतना भी फर्क न कर सके कि टेबल पर मौजूद उन 2 कपों में से एक कप, जिसे वो गोल्डन और फिरोजी रंग के टी सेट का हिस्सा समझे थे, उस कप का रंग गोल्डन और फिरोजी की बजाय गोल्डन और लाल था। गोल्डन और लाल, इन 2 रंगों के इम्तिजाज का सेट इनके पूरे घर में कहीं भी नहीं था। हैंड्स फ्री कानों में लगाए उसका सर मुसलसल झूम रहा था। तेल में लुथरे हुए बाल इतनी सख्ती से चिपटे हुए थे कि बुरी तरह सर हिलाने के बावजूद भी नहीं हिल रहे थे। मैल से अटे हुए स्याह पैर भी बुरी तरह से थिड़क रहे थे। कई बार की पहनी हुई सस्ती सी साड़ी का बोसीदा सा पल्लू भी लहराने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। गाने में मगन पूरी तरह से वो महवे रक्सा थी कि इतने में किसी ने आकर जोर से उसकी कमर पर हाथ मारा। अरे नहूसत मारी, तेरी यही करतूत है जिसका काम लगाकर तेरी माँ ये जहां छोड़ गई और तुझे मेरे सीने पर मोंग दलने के लिए छोड़ गई। तुझे मौत का दरिंदा भी तो नहीं खा जाता। मनहूस मारी, पता नहीं कहां से आ गई थी मेरा ये जन्म बर्बाद करने। शकुंतला की सिर्फ जुबान नहीं जा रही थी बल्कि उसके हाथ भी मुसलसल जा रहे थे। वो जब भी आरोही को मारती यूं ही बड़ी बेदर्दी और बड़ी बेरहमी से मारती। पास होती तो थप्पड़ों और मुक्कों से उसका जिस्म लाल कर देती और अगर जरा फासला होता तो जो चीज फिल वक्त दस्तयाब होती निशाना बांधकर उस पर उछाल फेंकती।
और इस तरह उसका जिस्म लहू लुहान हो जाया करता था। गुस्से की आग ठंडी होने पर शकुंतला कमरे से बाहर जा चुकी थी। आरोही के तेल में अटे बाल अब बिखरकर माथे पर आ गए थे। अब कमरे में गाने के बजाय आरोही की सिसकियां गूंज रही थी। शकुंतला के बड़े हुए नाखूनों ने उसके चेहरे पर एक दो खराशें डाल दी थी, जहां से अब खून रस रहा था। उसके कपकपाते लब सहती से भींचे पड़े थे। आंखों से तेजी से बहते आंसू खून के साथ मिक्स होकर अजीब सा तासुर दे रहे थे और वो लरसते हाथों से जमीन पर गिरे हैंड्स फ्री की टूटी हुई तारें उठा रही थी, जिसे शकुंतला ने नोच कर कई हिस्सों में तकसीम कर दिया था। उसे यूं लग रहा था जैसे ये हैंड्स फ्री की तारें ना हो, बल्कि इसके दिल के टूटे हुए हिस्से हों। वो बुरी तरह से बिलक बिलक कर रोने लगी। कितनी मुश्किलों से उसने सौतेली माँ के पैसे चुराकर ये MP3 मंगवाई थी। MP3 पहले ही नाकस क्वालिटी की थी। जमीन पर गिरते ही उसके सारे पुर्जे अलग हो गए थे। आरोही के अरमान आज एक बार फिर टूट के बिखर गए थे। आरोही का पिता राजेश शाम को खेती-बाड़ी करके घर लौटा तो शकुंतला ने आरोही की शिकायतों के गट्ठर खोल दिए। जवाब में राजेश खामोश रहा। यूं ही चुप करके सुनते रहना बस। जब वो घर से अपने किसी आशिक के साथ फरार होके तुम्हारी पगड़ी को पांव तले रोंदेगी, उस दिन पता चलेगी तुम्हें तुम्हारी जुबान। लेकिन तब कोई फायदा ना होगा राजेश बाबू। शकुंतला गुस्से से लाल पीली हुए जा रही थी। अगर ये कोई कार्टून फिल्म होती तो इस वक्त उसके कानों से धुआं जरूर निकलता। तू क्या चाहती है? फंदा लगाकर फांसी दे दूं? बिन माँ की बच्ची है, कुछ तो दया कर लिया कर उस पर। राजेश धोती संभालता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। आरोही के आंसू अभी तक खुश्क नहीं हो रहे थे। रो रो कर उसका हल्क खुश्क हो चुका था। बड़ी चाव से भर भर कर लगाया गया काजल फैल कर उसे और भी बदसूरत बना रहा था। वो मुसलसल रोई जा रही थी और सितम जरीफी ये कि कोई चुप करवाने वाला भी ना था। इतने में उसकी नजर कमरे के कोने में रखे दीवार की लकड़ी के बने कदीम संदूक पर पड़ी, जिसमें उसकी सौतेली माँ शकुंतला के जहेज के नाम पर लाए गए 2-4 जोड़े पड़े थे। संदूक में से शेफोन का बारीक सा दुपट्टा झांक रहा था। वो आंसू साफ करती हुई बिजली किसी तेजी से उठी और संदूक खोलकर वो दुपट्टा निकाला। उसे दिल बहलाने का एक नया सिरा हाथ आ गया था। 22 साला आरोही जहनी तौर पर अभी भी 15 साल की एक शोख मिजाज लड़की थी। सौतेली माँ की जुल्मो सितम भी उसकी शोहियां कम नहीं कर रहे थे। वो दुपट्टा लहरा लहरा कर पूरे कमरे में घूमने लगी। उसके पसंदीदा रंग का दुपट्टा था। बिलाहिर वो बड़े आईने के सामने आ गई और दुपट्टा अपने सर पर दुल्हन के से अंदाज में ले लिया। आरोही। एन उसी पल कमरे में राजेश की आवाज गूंजी, जो उसे समझाने की गर्ज से आया था और अब उसका ये नया कारनामा देख रहा था। घबराकर उसने दुपट्टा उतारकर दोनों हाथों से उसे अपने पीछे छुपा लिया। बेटी क्यों अब शुगनी करती है अपने साथ? हमारी रीत है कि इस रंग का कोई कपड़ा लड़कियां ब्याह से पहले नहीं पहनती। ये रंग कन्या को ब्याह के बाद ही जचता है। इससे पहले ये रंग पहने तो गगन से काली बलाएं उतरने लगती हैं उस कन्या पर। राजेश गुस्से को मुकम्मल दबाए धीरे धीरे से उसे समझा रहा था, क्योंकि उसके ख्याल में शकुंतला ने पहले ही इसकी काफी दुर्गत बना दी थी। पर बापू, राधा भी तो ये रंग आराम से पहन लेती है। बाप का प्यार देकर आरोही भी अपना डर भूलकर लाड पर उतर आई। ओ मेरा पुत्र, राधा बेशक हमारे धर्म की है, लेकिन एक धर्म के भुगतों में भी फर्क होता है। हम जिस जात से हैं, जिसके भुगत है, वो हमारी कंवारी कन्याओं को ये रंग पहनने का अधिकार नहीं देता। राजेश ने उसके हाथ से दुपट्टा वापस ले लिया और संदूक में वापस रख दिया। ताहम अभी भी दुपट्टे का एक कोना संदूक से बाहर झांक रहा था। राजेश उसे समझा बुझाकर वापस चला गया। आरोही ने एक बार फिर संदूक की तरफ दीवानगी से देखा। संदूक से नजर आने वाले लाल रंग के दुपट्टे का कोना उसे अभी भी अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा था। रात का 1 बज रहा था। चुरिंद परिंद अपने आशियानों में दुबके सो रहे थे। चांद बादलों से आंख मचोली खेल रहा था। प्रतिभा के कमरे की खिड़की के दोनों पट खुद ब खुद हवा से खुल गए। बारीक पर्दा तेज हवा से सरसराने लगा। प्रतिभा अपने बिस्तर में धसी नींद की वादियों में गुम थी। उसे यकसर पता नहीं था कि उसके कमरे की खिड़की के पट खुल चुके हैं और तेज हवा पूरे कमरे में दनदनाती फिर रही है। दफतन हवा ने उसके ऊपर मौजूद कंबल हटाना शुरू कर दिया। वो आंखें बंद किए सोई हुई शहजादी लग रही थी। कंबल उसके ऊपर से हटा तो उसकी स्याह जुल्कें हवा के दोष पर लहराने लगी। उसके कमरे में 2 खिड़कियां थी जिस पर पर्दे लगे हुए थे। हवा के दोष पर लहराते इधर से उधर हो रहे थे। वो सीने पर कोई तस्वीर रखे सो रही थी। गालिबन उस तस्वीर से बातें करते करते सो गई थी। तस्वीर जो कि तू उसके सीने पर धरी थी।
हवा की मुसलसल तेजी से बिलाहिर उसकी आंख खुल गई। घबराकर उसने खुली खिड़की की तरफ देखा। वो एकदम उठी और तस्वीर साइड टेबल पर रखकर खिड़की बंद करने के लिए उठी। हवा अभी भी जोरों पर थी। साइड टेबल पर रखी तस्वीर में अशोक साहिब मुसलसल मुस्कुरा रहे थे, बिल्कुल जीते जागते लग रहे थे। कोई इस तस्वीर को देखकर ये नहीं कह सकता था कि उनकी राख अब गंगा जल में बह रही होगी। वो खिड़की जो ही बंद करने लगी, उसकी नजर नीचे लॉन पर पड़ी, जिसका ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर फिर भी चांद की हल्की सी रोशनी में वो वाजे महसूस कर सकती थी कि लॉन के वस्त में कोई जीरूह मौजूद है। वो अभी उस इंसान को पहचानने की कोशिश ही कर रही थी कि उस जीरूह ने अपना हाथ बुलंद किया और उसे अपनी तरफ आने का इशारा करने लगा। पिताजी। प्रतिभा की सांस अटकने लगी और उसकी आंखें मारे खुशी और हैरत के फैल गई। मान उसने खिड़की बंद की और बिजली की सी तेजी से अपने कदम नीचे सीढ़ियों की जानी बढ़ा दिए। वो नंगे पैरों भाग रही थी और जल्द अज जल्द लॉन तक पहुंच जाना चाहती थी। उसे लॉन की तरफ बढ़ता देखकर हवा मजीद जोश में आ रही थी और नाग की तरह फंकारे जा रही थी। उधर लाइल्म शंकर काका नींद में खोए हुए थे। 2 मंजिला इस घर में रहता ही कौन था? बस अशोक साहिब, उनकी बेटी प्रतिभा और उनका खानदानी मुलाजिम शंकर काका। ये 3 अफराद इस घर में बहुत सुकून से रहते थे। फिर अचानक उनकी परसुकून जिंदगी में एक तलातम आ गया, जब चांद की पूर्णमासी की रात अशोक साहिब अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। कोई नहीं जानता था उनकी मौत कैसे वाक़ई हुई। जर्द रंग और स्याह होंठों वाले अशोक साहिब की मैयत एक सवालिया निशान थी। सब लाइल्म थे। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी मौत किसी गैर मावराई मखलूक को देखने के सबब हुई थी। बिलाहिर वो लॉन तक पहुंच गई। वो जीरूह अभी तक वहीं मौजूद था, जैसे उसके आने का मुंतजिर हो। वो तेजी से उसकी जानिब बढ़ी। अगर चांद की रोशनी उसका साथ न देती तो उसे सिमत का तयन करने में बहुत मुश्किल हो जाती। पिताजी। उस जीरूह के करीब आकर वो एक झटके से रुकी। वो बढ़कर अपने बाप के गले लगना चाहती थी, मगर अशोक साहिब ने उसे वहीं रुकने का इशारा कर दिया और अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर एक तेज रंग के कपड़े की पट्टी निकाली। प्रतिभा की पुष्ट पर चांद था। प्रतिभा का सफेद चेहरा बड़ा ही मासूम लग रहा था, जबकि अशोक साहिब चांद की तरफ खड़े थे, जिसकी वजह से उसका अस खासा धुंधला सा था। और यही वजह थी कि उनके हाथ में मौजूद पट्टी के रंग का तयन न हो सका था। पट्टी लेकर वो आगे बढ़े। प्रतिभा ने उन्हें आगे बढ़ता देखकर अपने दोजू बाजू खोल दिए। बाप की मोहब्बत की मारी इतना भी ना समझ सकी कि उसके सामने खड़ा ये शख्स जिंदा नहीं बल्कि एक मुर्दा है। अशोक साहिब पट्टी लेकर प्रतिभा के करीब आए और उसके बाजू में आने की बजाय उसको क्रॉस करते हुए उसकी पुश की तरफ चले गए। प्रतिभा के चेहरे पर उलझन की लकीरें नमूदार होने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझती, अशोक साहिब ने वो पट्टी धीरे से उसकी आंखों पर बांध दी। एन उसी लम्हे भेड़िया अपनी मकरू आवाज में चीहा था। लान में लगे सनोबर के दरख्त पर घोंसले में मौजूद चिड़िया के बच्चे एकदम झाग गए थे और चू चू करने लगे थे। चिड़िया की खौफजदा नन्ही मुन्नी आंखें नीचे अशोक साहिब पर गड़ी थी। नन्हे बच्चों के चू चू करने पर चिड़िया ने पर फैलाकर उन्हें परू में समो लिया, जैसे बच्चों को अशोक साहिब से छुपा लेना चाहती हो। परू में समाते ही नन्हे बच्चे फिर दुबक गए। माहौल पर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अशोक साहिब पट्टी बांध चुके थे। अब उन्होंने अपना हाथ प्रतिभा के हाथ पर रखा और उसे अपनी हमराही में लेकर आगे चलने लगे। सफेद चेहरे पर लाल पट्टी चांद की रोशनी में अब नुमाया हो रही थी। प्रतिभा अशोक का हाथ थामे किसी रोबोट की तरह नामालूम सिमत की जानिब बढ़ती चली जा रही थी। दूर दरख्त पर घोंसले में मौजूद चिड़िया की नन्ही आंखों में नमी वाजे थी। वो बड़ी बेचैन लग रही थी। प्रतिभा ने कई बार उसे दाना खिलाया था। परिंदे इंसान थोड़ी होते हैं जो इंसान को भूल जाए। मैंने एक बात सोच ली है और इसे मुझे कोई पीछे हटा नहीं सकता। आरूही ने काजल से लबरेज आंखों में पुख्ता अज़्म को जाहिर करते हुए अपनी सहेली से कहा। क्या बात है? राधा मजे से कीरी खाते हुए बोली। मैं ब्याह रचाऊंगी। आरूही खला में घूरने लगी, जबकि उसकी बात पर राधा के मुंह में कीरी एकदम फंस गई और उसे खांसी होने लगी। पर किस नाल? राधा बामुश्किल बोली। किसी के भी साथ।
बस मेरे को तो लाल रंग का लहंगा पहनना है जिसका एक ही हल है और वो है ब्याह। आरूही भी अब कीड़ी खाने लगी थी। लेकिन आरूही, तो अपने माता पिता को तो बता दे, उनकी जानकारी में भी तो ये बात आनी चाहिए। राधा ने कीड़ी खाकर डकार लेते हुए कहा, मेरा ब्याह कभी नहीं करेंगे। अच्छी भली नौकरानी जो हाथ से निकल जाएगी, आरूही नहुसत से बोली। आरूही, तेरा सत्यानाश, किधर मर गई तू? पानी पिला मुझे। शकुंतला बाहर से सब्जी लेकर आई थी। आते ही शापर चारपाई पर रखकर चिल्लाने लग गए। शकुंतला को देखकर राधा सर पर पैर रखकर बुरी बला की तरह भागी, जबकि आरूही पानी का गिलास भरकर शकुंतला की तरफ बढ़ी। फिर शापर उठाकर सब्जी निकाली और शाम के लिए बनाने के लिए चली गई। शाम के साइड ढलने के बाद रात तेजी से अपने अंधेरे को हरसू मुसल्लत करने के लिए धीरे धीरे कामयाब हो रही थी। नन्हे मुन्ने तारे स्याह आसमान पर जगमगा रहे थे। सारा घराना खाना खाकर सो चुका था। किचन में आरूही रात के खाने के बर्तन धो रही थी। बर्तन धोकर वो अपने कमरे में आई। कमरा क्या था, बस मिट्टी का एक छोटा सा डिब्बा था और वो अपने कमरे में मगन से रहती थी। अभी वो सोने ही लगी थी कि उसे गली में किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। आवाज से उसने अंदाजा किया कि वो कोई शराबी है। अभी वो आवाज पर गौर कर ही रही थी कि अचानक उसे शराबी की गुटी गुटी चीख सुनाई दी। उसके बाद किसी चीज के गिरने की आवाज आई। तारीक और सन्नाटे से भरी तंग गली में कोई चीज गिरकर दूर तक लुढ़कती गई थी। उसे मजीद बर्दाश्त न हुआ। फौरन उठकर खड़ी हो गई। अपने माता पिता के कमरे की तरफ देखा तो उधर लाइट ऑफ थी। शायद वो लोग सो चुके थे। उन्हें तंग करना मुनासिब न समझा और चलती हुई डेयरी में आ गई। कुछ ही देर में वो दरवाजा खोलकर बाहर तारीक गली में आ चुकी थी। गली में मुकम्मल तौर पर सन्नाटा तारी था। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। वो तजस्सुस के मारे आगे बढ़ती गई। आसमान पर से बादल छाए हुए थे, जाने कब बारिश आ जाए, इस ख्याल से वो एकदम बड़बड़ाकर घर वापस जाने के लिए मुड़ी, मगर रास्ते में पड़ी किसी चीज से टकराकर एकदम जमीन पर गिरी। अभी वो संभलने ही लगी थी कि उसे अंदाजा हुआ कि वो किसी इंसानी वजूद के ऊपर गिरी है। वो फौरन संभल कर पीछे हुई और उसे टटोल टटोल कर उसमें जिंदगी के आसार तलाश करने लगी। ये वजूद यकीनन उसी शराबी का था। उठ बाबू, कौन है तू? क्या हुआ है तुझे? उसने नामालूम अजनबी के धड़ को अपना सहारा देने की कोशिश की। बिलाहिर उसे उठाकर बिठा दिया। शराबी बेहोश था गालिबन, क्योंकि वो आरूही के सहारे पर ही बैठा था। ऐन उसी लम्हे बादल जोर से गिरजे और आसमानी बिजली की चमक पल भर के लिए पूरी गली को रोशन कर गई। आरूही की तो जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं, उसकी आंखें पथरा गई, जुबान जैसे हलक में ही गुम हो गई। उसके सहारे बैठे शख्स का सर धड़ से गायब था। वो सिर्फ एक दर था और गर्दन के मकाम से खून तेजी से बह रहा था। यकीनन अभी अभी उसका सर निहायत ही बेदर्दी से काटा गया होगा। गुटी गुटी चीखों के साथ आरूही ने उसका सर कटे इंसान के वजूद से अपने हाथ हटाए तो वो दोबारा जमीन पर लुढ़क गया। उल्टे कदमों उठते हुए वो पीछे को हटी और सरपट भागने लगी। अभी वो 2-4 कदम ही भागी थी कि कोई चीज उसके पैरों से टकराकर आगे को हुई। वो डर के पीछे हटी। आसमानी बिजली बार बार कड़क रही थी। बारिश बस होने को ही थी। ऐन उसी वक्त बिजली का लिशकारा पड़ा। उसके ओसान हता हो गए। वो उसी शराबी का कटा हुआ सर था। आरूही तो जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। वो अंधाधुंध गली में भागने लगी। वो चीखने की कोशिश कर रही थी, मगर आवाज गले में ही गुम हो गई थी। खौफ की ज्यादती के सबब अक्सर यूं ही होता है। आरूही की आवाज भी यूं ही निकल नहीं रही थी। डर, खौफ और घबराहट में उसे इतना भी ध्यान न रहा कि घर का दरवाजा वो बहुत पीछे छोड़ाई है। भागते भागते बिलाहिर वो गली के नुक्कड़ तक आ गई, जहां एक बूढ़ी औरत लाठी लेकर खरामा खरामा चल रही थी। उसकी कमर झुकी हुई थी। आरूही भागती हुई बुढ़िया का रास्ता रोककर उसके सामने आ खड़ी हुई और पीछे शराबी की लाश की तरफ इशारा करके उसे बताने की नाकाम कोशिश करने लगी। आंसू उसकी आंखों से रवां दवा थे। चुप कर जा बेटी, ये खेल इस गली में पहली बार थोड़ी ना हुआ है। तू चल मेरे साथ। बुढ़िया उसे कहकर लाठी टेकती हुई आगे की जानिब चल पड़ी। आरूही भी सहरज़दा कैफियत में उसके पीछे चलने लगी। लम्हे गुजरते रहे, कितने ही घंटे हो गए। अब आरूही के पैर दुखने लगे थे, लेकिन बूढ़ी औरत अपनी साबिका कुव्वत से ही रवां दवा थी। टुनमुन दरख्तों का एक सिलसिला सा शुरू हो चुका था। बिलाहिर वो एक ऐसी गली में दाखिल हुई जहां शामियाने लगे हुए थे। ताज़ा ताज़ा पकने वाले गर्मा गर्म जर्दा पुलाव और मुर्ग कोमे की खुशबू दूर से ही महसूस हो रही थी।
काफी सारे लोग वहां जमा थे। सभी लोग मुख्तलिफ कपड़ों में मलबूस थे। आरूही मारे हैरत के वहीं रुक गई। उसकी नजरों के ऐन सामने बड़ा सा स्टेज लगा था, जहां एक आदमी गोल्डन लड़ियों वाला सेहरा सजाए सोफे पर बैठा लोगों से सलामी वसूल कर रहा था। जैसे ही आरूही हजूम में दाखिल हुई, सबको जैसे सांप सूंघ गया। सब मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ देख रहे थे। 3-4 खूबसूरत सी लड़कियां उसकी जानिब बढ़ी और उसे बाजू से पकड़कर दाएं तरफ बने एक कमरे में ले गई। कमरे में उसे छोड़कर उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी। कमरा क्या था, महल लगता था। वो भी हैरत से कमरा देख ही रही थी कि उसकी नजर जहाजी साइज के बने बेड पर पड़ी, जहां बेइंतहा कीमती लाल रंग का एक जोड़ा पड़ा था। उसने बेताबी से उसे उठाया। वो एक बेइंतहा खूबसूरत लहंगा था, सोने चांदी की बारीक तारों से जड़ाव किया गया था। उस लहंगे और छोटी सी चोली के दामन पर बड़े से याकूत जुड़े थे। बारीक से लाल दुपट्टे पर सोने की तारों से भारी काम किया गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अचानक उसने दुपट्टा उतारकर एक साइड पर फेंका और 10 मिनट बाद ही वो उस खूशरबाज सुर्ख लहंगे में मलबूस अपने आप को रश्क भरी नजरों से तके जा रही थी। कमरे में कोई शीशा वगैरह तो था नहीं, इसलिए अपने आप को जी भर के देखने का चाव अब भी तशनगी किए हुए था। सुबह का जाला फैलने में अभी कुछ वक्त बाकी था। एक ही दम मौसम ने रुख बदला और छमाछम बारिश बरसने लगी। हर चीज पानी में नहा रही थी। हवाओं ने एकदम जोर पकड़ा था। बड़े बड़े देव हेकल दरख्त हवाओं के आगे सर तस्लीम खम करके झूमने लगे थे। इतने खराब मौसम से घबराकर चांद ने भी अपना रुख रोशन घनेरे बादलों में छुपा दिया। हर चीज तारीकी में डूब गई, लेकिन इतने खौफनाक मौसम का हैबतनाक तिलिस्म इस तकरीब में शामिल किसी फर्द पर न था। काफी रंग के कपड़ों में मलबूस नाजुक अंदाम लड़कियां, खुशबूदार कल्फ लगे लिबास पहने मर्द और गोल्डन सहरे में सजा दराज कर दुल्हा, सभी में एक बात मुश्तरक थी। जब वो बात करते थे तो उन सब की जुबानें बेइंतहा पतली और दो शाखा और बर्फ की तरह जमी बेतासीर आंखें थी। तकरीब में शामिल हसीनाओं के गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ सुर्ख रंग में डूबे हुए थे, जैसे अभी किसी का खून पीने को बेताब हो। शंकर काका गम से निढाल थे। दोबारा चक्कर आकर गिर चुके थे। शमशान घाट में हो का आलम था। बस जिस्म जलने की बू और आग भड़कने की आवाज गूंज रही थी। कहा था ना बिटिया, मरने वालों को इतना याद नहीं करते, खसूसन जब उनको मरे हुए कुछ ही दिन हुए हों। आत्मा अपने याद करने वाले को साथ ले जाती है। आत्मा का नाम लेने से, उनका बार बार जिक्र करने से उन्हें शक्ति मिलती है। पर तुम ना मानी। शंकर काका अपने जज्बात पर काबू न रख सके और अचानक चीखने लगे। शमशान घाट का सकूत एकदम शोरोगुल में बदल गया। पंडित ने शंकर काका को शमशान घाट से बाहर ले जाने का इशारा किया। 2-4 लोग आगे बढ़े और शंकर काका को पकड़कर बाहर ले गए। प्रतिभा की चिता धड़ाधड़ आग में जा रही थी। शाम के साये गहरे हो चले थे। 2 मंजिला घर में शंकर काका बिल्कुल तन्हा थे, सकते किसी कैफियत में थे। अरियो मोनिका, अपने घर की बत्ती तो जला दें, गली में बड़ा ही अंधेरा है। एक मोटी औरत चुनरी की साड़ी पहने गली में खड़ी चिल्ला रही थी और अचानक गली में बल्ब की पीली रोशनी जगमगा उठी और उस घर से बाहर एक औरत निकली। गालिबन वही मोनिका थी। शंकर जिंदा भी है या नहीं, आज बत्ती नहीं जलाई उसने। मोनिका बाहर आते ही बोली, क्योंकि उसे अपना बिजली का बिल भरने का खदशा था। अरे बेचारे का बचा ही कौन है जिसलिए वो रोशनी करता फिरे। मोटी औरत की आवाज आई। प्रतिभा की जवान मौत पर हर आंख अश्कबार है। न जाने किसने जान ली उसकी, या उसने खुद ही आत्महत्या की, राम जाने। मोनिका अपने घर के सामने बने चबूतरे पर बैठ गई। गर्मी का मौसम था, गली में ठंडी हवा चल रही थी। कहते हैं उसकी माँ पहले से सुहागन थी और बच्ची की माँ भी थी। अशोक उसे गांव से भगा लाया था। ये प्रेम का मर्ज भी किसी को न लागे। पति और बच्चा छोड़ आई अशोक के पीछे। भगवान ने भी सही फैसला किया। ब्याह के 3 साल बाद ही चल बसी। मोटी औरत जाने कौन से जले दिल के फफोले फो रही थी। ना शविता, ना मर गई बेचारी, ऐसी बातें तो ना कर उसके बारे में। मोनिका ने झुरझुरी लेकर कहा। गालिबन मोटी औरत का नाम शविता था। अरे मोनिका देखा था, मंडप में फेरे के वक्त सादा से जामनी रंग के कपड़े पहने हुए थे। हालांकि दुल्हन तो सजती ही लाल रंग के जोरे में है। शविता भी किसी सूरत छोड़ने को तैयार न थी। भाग के ब्याह किया था उन्होंने। जल्दी में तो फेरे यूं ही होते हैं। न माँ न सुहाग का लाल जोड़ा पहना, न बेटी को नसीब हुआ। मोनिका भी शविता की बातों में आ गई और वो दोनों हाथ मलते हुए अफसोस करने लगी।
वो याद आया, उस प्रतिभा की लाश जब गली के कोने से मिली थी तो उसके माथे पर सिंदूर लगा हुआ था, सुहाग की अलामत सिंदूर। कहीं वो भी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए भाग के ब्याह तो नहीं कर रही थी। मुंडे ने सारा रुपया पैसा ऐंठ कर उसे मार डाला हो। श्वेता को मसनूई फिक्र लाहक हुई। दुनिया कितनी जालिम होती है, न जिंदा लोगों को छोड़ती है न मुर्दा लोगों को छोड़ती है। अपने अंजाम से नहीं डरती, खासतौर पर औरत की जात। गिबत, बुख्तान, इल्जाम तराशी जैसी बदी के बगोले में ज्यादा आसानी से आ जाती हैं। श्वेता और मोनिका भी ऐसी ही औरतें थी जो दूसरों की फिक्र में रहती थी। श्वेता और मोनिका भी कुछ ऐसी ही औरतें थी। वो प्रतिभा की बातों में इतनी मगन थी कि उन्हें एहसास तक न हुआ कि श्वेता का पति अपनी धोती संभालता हुआ उनके पास आ खड़ा हुआ। उनकी बातों का वो महज समझ चुका था। प्रतिभा की बातें छोड़ो तुम दोनों, जैसे अशोक अपने हद से ज्यादा याद किए जाने के कारण प्रतिभा को आकर ले गए थे, इसी तरह तुम्हारी बातों में अपना जिक्र सुनकर उसकी आत्मा आकर तुम्हें भी ले जाएगी। याद नहीं, जब प्रतिभा की सदूर लगी लाश मिली थी तो पंडित जी ने देखते ही कहा था कि इसकी मौत का कारण एक ऐसी आत्मा है जिसे ये हद से ज्यादा प्यार करती थी और हर वक्त उसे याद करती रहती थी। मगर कालिदास जी, प्रतिभा की हत्या से एक दिन पहले, बल्कि अगर मुझे पक्का याद हो तो कुछ ही घंटों पहले मैंने उसे देखा था। वो बाप की तस्वीर को सीने से लगाए गुमसुम थी। तब तो संदूर का नामो निशान तक न था। फिर जब रात का समय गुजार कर सुबह उसका शरीर मिला तो सुहागन की तरह संदूर लगाए हुए थी। ये क्या माजरा है आखिर? श्वेता को भी ये गत्थी सुलझती नजर नहीं आ रही थी, मगर कालिदास ने उसे सख्ती से कहा, चल बस उठ, तुझे क्या पड़ी है? भगवान जाने असल माजरा क्या हुआ है। शंकर भी भगवान पर ध्यान करे। वो भी प्रतिभा वाली गलती कर रहा है। जैसे वो अपने बाप अशोक को याद करती थी, वैसे ही शंकर अब अपने मालिक अशोक और प्रतिभा को याद कर रहा है। कालिदास ने फिक्रमंद होकर अंधेरे में डूबे 2 मंजिला घर की तरफ देखा और उसके बाद अपनी पत्नी के हमरा घर के अंदर चला गया। मोनिका भी अपने घर चली गई थी। उसके भी पति के आने का टाइम हो चुका था। अमावस की काली रात थी। गुप्त अंधेरे में डूबी 2 मंजिला इमारत के वाहिद मकीन शंकर काका जमीन पर आड़े तिरछे घिरे पड़े थे। उनकी आंखें खुली हुई थी और साकत थी। 3-4 बड़े बड़े काकरोच उनके बेजान वजूद पर अयाशी से घूम रहे थे। पंडित जी ने कालिदास का डर और वसवसा सच साबित होता हुआ उन्हें दिखाई दिया था। भगवान तेरी आत्मा को कभी मुक्ति ना दे आरोही। अपने बाप का नाम डुबो गई, इज्जत खाक में मिला गई। अरे तूने ऐसा क्या किया? तुझे ब्याह ही करना था तो मुझसे कहती, हम खुद कोई लड़का देकर तेरे हाथ पीले कर देते। क्या जवाब दूं अब लोगों को? मनहूस मारी, तूने ये क्या कर दिया? जी कर रहा था कि खोपड़ी उड़ा दूं तेरी। आरोही को मरे आज 1 हफ्ता हो चला था, लेकिन शकुंतला अभी तक हाथ मल मल के उसे कोसे जा रही थी। यूं मत बुरा भला कह उसे। आत्मा बेचैन होगी उसकी। और संदूर सुहाग की अलामत होता है, शर्मिंदगी की नहीं। उसका संदूर ही तो उसके पोत्र होने का सबूत है। मानता हूं उसने ब्याह हमारे इल्म में लाकर नहीं किया, उसने घर से फरार होकर किया, लेकिन मेरी बच्ची पाक है, वो बदकिरदार नहीं। उसने फेरे लिए होंगे। माथे पर सजा संदूर मेरी बच्ची के पाक होने का सबूत है। भगवान उसको मुक्ति दे, उसकी आत्मा को शांति दे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू साफ किए और उठकर आरोही के कमरे में आ गया। यहाँ आकर उसने दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगा। आशी, ताहा, माहीन, फरहान, सबकी जुबानें घिंग थी और आंखों में बेपनाह हैरत। वो बेयकीनी से अपने सामने गिर्द आलूद कुर्सी पर बैठे जोसेफ को देख रहे थे। उनके हाथ में एक पुरानी सी किताब थी जिसमें से वो कुछ दास्तान पढ़कर इन चारों को सुना रहे थे। जोसेफ तारीख दान थे। ताहा, आशी, माहीन, फरहान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और अपने स्टडी टूर के सिलसिले में नान मेडोल आए थे। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने जोसेफ को इनके हमरा किया था ताकि तारीखी जुबानें समझकर वो इनका कंसेप्ट क्लियर कर सकें। माइक्रोनेशिया में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के दरमियान जजीरा हवाई से 5000 किलोमीटर के फासले पर वाक़े छोटे छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल एक इलाका और उसका एक जजीरा पुनापे के जनूब में भी नान मेडोल शहर आबाद था। नान मेडोल का मतलब खाली जगह है। ये शहर इंसान साख्ता जजीरों और नहरों का निहायती हैरानकुन जाल है जिसे तकरीबन 1500 साल पहले पोम्पटी के नायाब पथरीले साहिल पर तामीर किया गया था। 18वीं सदी के यूरोपी मलाह ने इसे दरियाफ्त किया और इसे देखकर इस कदर हैरान हुए कि उन्होंने इस शहर को जनूबी समंदर के वेनिस का नाम दिया। ताहम उन मलाहों ने भी नान मेडोल की पूरी शान और शौकत नहीं देखी थी।
क्योंकि उनकी आमद से कोई एक सदी पहले उसे पुरइसरार तौर पर वीरान छोड़ दिया गया था। यहाँ तकरीबन हर मजाहिब के लोग बसते थे। तो क्या पार्थिबा और आरोही आपस में सिस्टर्स थे? माहिन के मुंह से बेसाख्ता निकला। यस ऑफ कोर्स। जोसेफ ने तारीखी किताब बंद की और उसके इर्द गिर्द आलूद अलमारी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरे ख्याल में ये सारी किताबें नान मेडोल के मुतल्लिक ही हैं। यहाँ के कदीम बाशिंदों की कहानियां दर्ज होंगी इसमें। पर उस लाल जोड़े और संदूर का क्या चक्कर था? ताहा ने दरियाफ्त किया। आई डोंट नो। जोसेफ ने नाइल्मी से कंधे उचकाए और किताब एक तरफ को रख दी। तो अचानक किताब में से एक बोसीदा कागज बरामद होकर नीचे गिरा। सब भौंचकर रह गए। जोसेफ ने बिजली की सी तेजी से कागज उठाया जो जगह जगह से फटा हुआ था। लफ्ज समझकर पढ़ने में काफी मुश्किल हो रही थी। फिर भी उसने टूटे फूटे लफ्जों को जोड़कर पढ़ना शुरू कर दिया। आत्मा को हद से ज्यादा याद करना उन्हें वापस इस दुनिया में ले आता है। जो इस दुनिया से चला गया बस वो चला गया। इश्क और जुनून हर चीज का बुरा है। एक सच्चे पैरोकार को ये मुयस्सर है वो इसी पर इक्तफा करे। किसी इंसान, चीज या रंग का जुनून तबाही है। मैं पंडित नारायण आचार्य ये स्वीकार करता हूँ और सब भुक्तों को बताता हूँ कि पार्थिबा अशोक और आरोही अशोक दोनों कन्याएं एक ही माँ से हैं। उनके बाप अलग अलग थे। पार्थिबा को आत्मा की याद करने ने मारा और आरोही को रंग के जुनून ने, यानी कि लाल जोड़े के इश्क ने।